भाई सबसे पहले आप लोगों को ईद मुबारक। और ईद वाले दिन अगर बार्सिलोना जीत जाती है तो ईद डबल हो जाती है, तो इसलिए डबल ईद मुबारक यार। 4-1 से बार्सिलोना ने जिरोना को हरा दिया। अगर हम पिछले सीजन की बात करें तो पिछले सीजन में ये वही जिरोना थी जिसने 2 दफा बार्सिलोना को बुरी तरह से 4-2 पेला था। होम एंड अवे दोनों गेम्स में 4-2 का स्कोर रहा था। और इस सीजन में बार्सिलोना चुन चुन के बदले दे रही है। और इस सीजन में बार्सा ने जिरोना को भी 4-1 से पहला मैच हराया था जो उनके होम पर खेला गया था। और आज का गेम भी बार्सिलोना ने 4-1 के साथ जीतकर अपना बदला पूरा ले लिया। 4-2 के दो जो गेम्स हम हारे थे उसका बदला 4-1 के साथ हमने ले लिया। अगर हम गेम की बात करते हैं तो यार देखो, गेम बार्सिलोना ने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। पहले मैं लाइनअप के ऊपर जाऊंगा। लाइनअप में बहुत सारी चेंजेस थी जो कि एक्सपेक्टेड भी थी, लेकिन मैंने कल जो लाइनअप आपको बताई थी प्रीव्यू में और मुंडो डिपोर्टिवो ने जो रिपोर्ट किया था उससे बिल्कुल ही अलग लाइनअप थी। और कहा यही जा रहा था कि शायद आज का गेम लामीन यमाल स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन लामीन यमाल को जब मैंने लाइनअप में देखा तो थोड़ा मैं शॉक हुआ, क्योंकि हम वही बात करते हैं हमेशा कि एक 17 साल के बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा वर्कलोड डाल दिया हमने कि थोड़ा सा उसको रेस्ट कराना चाहिए, कहीं इंजरी का कोई इशू ना आ जाए। लेकिन ऑफ कोर्स बारसा के मेडिकल स्टाफ, फ्लिक, ये सब लोग जो है इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हैं, तो हमें शायद इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाइनअप पूरी उठाकर देखो तो शेजनी अनडिस्प्यूटेड हमारे नंबर 1 गोलकीपर है। सेंटर बैक पेयरिंग जो थी हमारी उसमें आज अरोहो देखने को मिले, जो मैंने आपको कल बताया भी था, और साथ इनिगो मार्टिनेज थे। राइट पे कुंदे थे और लेफ्ट पे जेरार्ड मार्टिन ने स्टार्ट किया था। और वो भी मैंने आपको बताया था कि बाल्दे को इस गेम के लिए थोड़ा सा रेस्ट कराया जा सकता है, और वैसा ही हुआ। और मैंने आपको मिडफील्ड का भी बताया था कि एरिक गार्सिया ये गेम स्टार्ट कर सकते हैं, और वैसे ही हुआ। और एरिक गार्सिया ने पेड्री के साथ ये गेम स्टार्ट किया था। लेकिन यहाँ सरप्राइज मिला ना, वो ये था फ्रंट 3 के अंदर मुझे लगा था कि आज का गेम फेरान टोरेस स्टार्ट करेंगे लेवेंडोस्की के साथ और रफीनिया के साथ, लेकिन लामीन की तो हमने बात ऑलरेडी कर ली। लेकिन फेरान टोरेस को आज भी बेंच के ऊपर ही रखा गया था, और फर्मीन लूपस एज अ लेफ्ट विंगर उन्होंने ये गेम स्टार्ट किया था। और जो हमारे कैंप पोजीशन पे खेले थे वो थे गावी। अब ये जो लाइनअप थी, इस लाइनअप के साथ हम लोगों ने इस गेम को बहुत अच्छे से डोमिनेट किया। अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि रफीनिया को क्यों नहीं स्टार्ट कराया गया। तो जो अभी न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि रफीनिया एक्सट्रीम फटीग में है, स्पेशली जो उन्होंने अर्जेंटीना ब्राज़ील वाला मैच खेला और उसके बाद से वो अभी तक प्रॉपरली रिकवर नहीं कर पाए। और फ्लिक ने इस चीज़ को ड्रेसिंग रूम में आइडेंटिफाई कर लिया था, जिसकी वजह से उन्होंने रफीनिया को रेस्ट कराया। और अभी ये बात भी कही जा रही है कि उनका जो अगला मैच होगा एटलेटिको वाला, शायद उसमें भी वो शायद अवेलेबल नहीं होंगे। अब अगर हम गेम की बात करें ना, तो पहले हाफ में ही बार्सिलोना को बेसिकली गेम को किल कर देना चाहिए था, क्योंकि बार्सा ने बहुत अच्छे से गेम का पोजेशन भी मेंटेन करके रखा, गेम को कंट्रोल भी बहुत अच्छे के साथ किया। लेकिन बार्सिलोना फाइनल थर्ड में गोल स्कोर नहीं कर पा रही थी। कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा जिरोना को भी यहाँ पर देना पड़ेगा थोड़ा सा क्रेडिट, क्योंकि जिरोना ने काफ़ी कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग की थी, काफ़ी नैरो डिफेंडिंग की थी, और वो बार्सिलोना को फाइनल थर्ड में या डी के अंदर ज़्यादा स्पेसिस और ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से बार्सिलोना गोल स्कोर नहीं कर पा रही थी। लेकिन समहाउ एक बड़ा स्क्रैपी सा गोल आया बिल्कुल डाइंग मिनट्स के अंदर, और लामीन यमाल के जो फ्री किक थी वो डिफ्लेक्ट हुई जिरोना के डिफेंडर के साथ। हैंड बॉल था बेसिकली, लेकिन बॉल डिफ्लेक्ट होकर गोल के अंदर चली गई और बार्सिलोना 1-0 की लीड लेके जो है वो फर्स्ट हाफ को फिनिश करती है। फर्स्ट हाफ 1-0 के साथ फिनिश करने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि बार्सिलोना थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगी, लेकिन जब सेकंड हाफ स्टार्ट होता है तो सेकंड हाफ के अंदर जिरोना आते ही गेम जो है 1-1 के साथ ड्रॉ कर देती है। और फिर लग रहा था कि बार्सिलोना पैनिक करेगी, लेकिन यार यहाँ पर ना फिर से वही बात है कि क्रेडिट जो जाता है वो फ्लिक को जाता है, क्योंकि फ्लिक ने इस टीम की पूरी मेंटालिटी चेंज करके रख दिया है। जब जब इस टीम को चैलेंज किया गया है फिजिकली और मेंटली, इस टीम ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। और जब 1-1 हो गया था तो उस वक्त एक दफ़ा से फिर लग रहा था कि शायद बार्सिलोना स्ट्रगल करेगी और बार्सिलोना के लिए ये मैच जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सेकंड हाफ में हमने 3 गोल स्कोर करके इस गेम को फिनिश कर दिया। यार ये जो बार्सिलोना की टीम है ये बहुत हंग्री टीम नज़र आती है। मतलब ये लोग चाहते हैं कि ये कुछ अचीव करें इस सीज़न के अंदर, और इंडिविजुअली नहीं बल्कि एज अ टीम ये बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। दूसरा गोल भी कुछ इसी तरह से आता है, जहां पर
हमें लग भी नहीं रहा था कि इस चांस के ऊपर गोल स्कोर होगा, वहां पर लेवेंडोस्की आउट ऑफ नोवेयर गोल स्कोर कर देते हैं। फर्मीन लुपेस ने समहाउ एक बहुत ही बड़ी जंप करके वो हेडर जीता था और बॉल जो है वो चला गया था लेवेंडोस्की और डिफेंडर के पास, और वहां पर कीपर्स बॉल भी वो हो सकता था, लेकिन लेवेंडोस्की ने बहुत ही चालाकी के साथ उस बॉल को जो है वो गोल के अंदर डाल दिया और बार्सिलोना 2-1 के साथ ये मैच में आगे आ गई। फिर तीसरा गोल, अब तीसरे गोल की अगर हम बात करें तो यार यहाँ पर फ्रैंकी डियोंग को जो है वो आपको दाद देनी होगी। जिस तरह से फ्रैंकी डियोंग ने आकर इस गेम को चेंज किया और जिस तरह से उन्होंने वो काउंटर अटैक बनाया था, भाई कमाल। इसी वजह से फ्रैंकी डियोंग के बारे में हम यही बात करते हैं कि यार इस बंदे को अपना नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए, क्योंकि इतनी क्वालिटी का प्लेयर अगर बार्सिलोना छोड़कर जाएगा तो ये बार्सा की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। तो उसने बहुत अच्छा सेटअप किया और लेवेंडोस्की ने 10.9 जो प्रोबेबिलिटी थी गोल स्कोर करने की, उसने वहां पर उस बॉल को नेट के अंदर डालकर जो है वो 3-1 बार्सिलोना के लिए कर दिया और वहां पर गेम ऑलरेडी फिनिश हो चुकी थी और बार्सिलोना फैंस थोड़ा रिलैक्स हो गए थे कि भाई अब बार्सिलोना को 3 पॉइंट इस गेम से मिल जाएंगे। फिर इसी तरह से चौथा गोल फेरान टोरेस, जब वो सब्स्टिट्यूट होकर आते हैं तो फेरान टोरेस एक बहुत ही खूबसूरत गोल स्कोर करते हैं। एक बात मैं हाईलाइट यहाँ पे करना चाहूंगा कि लेवेंडोस्की और फेरान टोरेस मेरे ख्याल से राइट टाइम के ऊपर पीक कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे टाइम के ऊपर फॉर्म में आए हैं। आज अगर आप लेवेंडोस्की की गेम देखो ना, तो लेवेंडोस्की ने जब तक गोल भी स्कोर नहीं किया था तो वो आपको गेम में इन नजर आ रहे थे। उनका बॉल कंट्रोल काफी अच्छा था, उनका लिंकअप प्ले काफी अच्छा था, वो गेम के अंदर काफी ज्यादा इन्वॉल्व नजर आ रहे थे। यूजुअली क्या होता है कि लेवेंडोस्की जब अच्छा नहीं खेल रहे होते, एक तो वो गोल भी मिस कर रहे होते हैं, चांसेस मिस कर रहे होते हैं और ऑन द बॉल भी काफी खराब फुटबॉल खेल रहे होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी काफी खराब नजर आ रहा होता है। लेकिन आज की गेम में उन्होंने जब तक गोल नहीं भी स्कोर किया था वो गेम के अंदर इन थे और वो गेम बहुत अच्छे से खेल रहे थे और आज कहीं ना कहीं हमें पुराने लेवेंडोस्की देखने को मिले। और फेरान टोरेस की तो भाई जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये वही प्लेयर है जिसके बारे में हम ये बात करते थे कि यार फेरान टोरेस को बेच देना चाहिए, ये बार्सिलोना मटेरियल नहीं है। और इस सीजन में अभी तक अगर आप देखो तो नॉन पेनल्टी गोल्स की बात की जाए तो उनके विनी जूनियर से ज़्यादा गोल हैं और विनी जूनियर ऑलमोस्ट हर गेम मैड्रिड के लिए स्टार्ट करते हैं, जबकि फेरान टोरेस जो सब्स्टिट्यूट आके उनको कुछ मिनट्स गेम के जो है वो मिलते हैं। इस सीजन में बार्सिलोना ने 20th टाइम 4 गोल मारे मैच के अंदर। 20 ऐसे मैचेस हुए जहां पर बार्सिलोना ने 4 गोल मारे हैं, तो फ्लिक के अंडर बार्सिलोना एक गोल स्कोरिंग मशीन बन चुकी है। अब प्लेयर बाय प्लेयर डिस्कशन कर लेते हैं। शेजनी लकी चार में ज्यादा टेस्ट नहीं हुए, एक गोल हमें कंसीड किया जरूर है लेकिन उसमें शेजनी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन ऑन द बॉल शेजनी बहुत ही ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। जब से शेजनी खेल रहे हैं हम लोग जो है वो एक भी गेम नहीं हारे। आई होप कि ये इसी तरह थ्रू आउट द सीजन चलता रहे। उसके बाद सेंटर बैक में अरोहो का गेम बहुत अच्छा था, इनिगो मार्टिनेज का गेम बहुत अच्छा था और जेरार्ड मार्टिन, यार जेरार्ड मार्टिन की तारीफ करनी बनती है क्योंकि उनको हमने बहुत ज्यादा पहले पार्ट ऑफ द सीजन में क्रिटिसाइज किया था, लेकिन वो काफी इंप्रूव्ड प्लेयर नजर आ रहे हैं। पहले ही आधे घंटे में 3-4 क्रॉसेस वो मार चुके थे और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज वो क्रिएट कर चुके थे। तो जेरार्ड मार्टिन का बहुत डिसेंट गेम था, आपके पास ऐसा बैकअप होना चाहिए। उसके बाद कुंदे एज यूजुअल उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। एरिक गार्सिया, यार एरिक गार्सिया की जो अच्छी बात वो ये है कि आप उनको सेंटर बैक भी खिला सकते हो, उनको आप सीडीएम भी खिला सकते हो। बड़े वर्सटाइल प्लेयर हैं और आपके पास ऐसा प्लेयर होना चाहिए। कभी मुझे लगता है कि सेर्जियो रोबर्टो की तरह के वो प्लेयर हैं जो ऑलराउंडर हैं, कहीं पर भी आप उनको खिला सकते हो। पैड्री का एक और टॉप नॉच परफॉर्मेंस था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी। और उसके बाद लामीन यमाल, भाई लामीन यमाल के बारे में बार्सा फैंस को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम रहती है कि यार वो कहीं इंजर्ड ना हो जाए और उनको ज्यादा मिनट्स नहीं देने चाहिए, उनको थोड़ा रेस्ट करा देना चाहिए। लेवेंडोस्की का गेम ऑलरेडी मैं उनकी बहुत तारीफ कर चुका हूँ। फेरान टोरेस यार कमाल की गेम। थोड़ा सा ये मैं जरूर कहूंगा कि फर्मीन लुपेस वो थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते थे, आज थोड़ा सा गेम उनका बेहतर हो सकता था, लेकिन उनका फिर भी एक डिसेंट गेम था। मैं कहूँगा एक असिस्ट उन्होंने दे दिया। गावी भी, उनको भी थोड़ी सी अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होगा क्योंकि अब दानी ओल्मो नहीं है और हमें दानी ओल्मो की जगह पे अब गावी और फर्मीन लुपेस को ही यूज़ करना होगा। मोस्ट प्रॉब्ली हमारे पास ये भी एक ऑप्शन हो सकती है कि हम रफीनिया को भी दानी ओल्मो की जगह पर खिला सकते हैं। तो लेट्स सी कि वो अगली गेम्स में क्या होता है। बाल्दे को एक दफ़ा से फिर
लेकर आए थे हम बेंच से, और उन्होंने फिर आकर 2-3 दफ़ा तो कमाल की ड्रिबलिंग की और 2-3 चांसेस बड़े अच्छे क्रिएट किए। तो बाल्दे जो है वो प्रूव कर रहे हैं कि भाई ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड। और उसके अलावा पैब्लो तोरे को भी थोड़े से मिनट्स मिल गए। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड गेम, और हमने फिर से टॉप ऑफ द टेबल पे जो अपना 3 पॉइंट का गैप है उसको मेंटेन किया। तो बार्सिलोना बहुत अच्छा जा रही है इस टाइम पर। 9 गेम्स बाकी हैं, और 9 गेम्स में से अब बार्सिलोना को 8 गेम्स जीतने हैं। लेट्स होप कि हम लोग यहाँ से अच्छी परफॉर्मेंस देते चले जाएं और लीग टाइटल हम लोग जीत जाएं। ये थी यार मैच रिव्यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।